अभिवादन स्वीकार करिए आरपीएससी एंड यूपीएससी वाला का। हम लोकसभा के क्वेश्चन करेंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। आज के क्वेश्चन 131। कोई कानूनी विधेयक संसद के किसी पटल पर रखा जा सकता है? अ. लोकसभा में, बी. राज्यसभा में, सी. दोनों में से संसद के एक पटल पर, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब सी. दोनों में से संसद के एक पटल पर। क्वेश्चन 132। तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है? एक. उत्तर मौखिक दिए जाते हैं। 2. उत्तर लिखित दिए जाते हैं। 3. पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 4. पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। 5. उत्तर पर बहस की जा सकती है। 6. उत्तर पर स्पीकर का नियंत्रण रहता है। कूट अब 2 4, बी 1 3, सी 5 6, डी 3 5। आपका सही जवाब बी 1 3। क्वेश्चन 133। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? अ. राजस्व विभाग, बी. आर्थिक कार्य विभाग, सी. वित्तीय सेवा विभाग, डी. व्यय विभाग। आपका सही जवाब बी. आर्थिक कार्य विभाग। क्वेश्चन 134। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? अ. तदर्थ निधि, बी. अतिरिक्त अनुदान, सी. अनुपूरक अनुदान, डी. अनुदान का अनुरोध। आपका सही जवाब डी. अनुदान का अनुरोध। क्वेश्चन 135। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अ. अनुच्छेद 109, बी. अनुच्छेद 110, सी. अनुच्छेद 111, डी. बी तथा सी दोनों। आपका सही जवाब बी. अनुच्छेद 110। क्वेश्चन 136। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो अब बजट में संशोधन कर यह दोबारा पेश किया जाता है। बी. सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है। सी. संघीय वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है। डी. प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। आपका सही जवाब डी. प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। क्वेश्चन 137। लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच का अंतर है? एक. स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। 2. लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष पात्र से संबद्ध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवर्ती दोनों सम्मिलित होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा बटा कौन से कथन सही हैं? अ. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 और न ही 2।
आपका सही जवाब बी केवल 2। क्वेश्चन 138। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अब आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, बी आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, सी वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, डी और उसका बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं होता है। आपका सही जवाब अब आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। क्वेश्चन 139। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? अब बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता। बी संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। सी संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। डी संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। आपका सही जवाब बी संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन 140। भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? अब महानियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, बी भारत के वित्त मंत्री, सी अधिकृत मंत्री, डी उपर्युक्त किसी का नहीं। आपका सही जवाब डी उपर्युक्त किसी का नहीं। क्वेश्चन 141। सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित है। 1 बजट का प्रस्तुतिकरण, 2 बजट पर चर्चा, 3 विनियोग विधेयक को पारित करना, 4 लेखानुदान, 5 वित्त विधेयक को पारित करना। अत 1, 2 और 3, बी 1, 3 और 4, सी 1, 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 5। आपका सही जवाब डी 1, 2, 3 और 5। क्वेश्चन 142। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? अब भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते, बी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते, सी भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, डी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते। आपका सही जवाब सी भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। क्वेश्चन 143। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? अब भारत के राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, बी भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, सी भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते, डी लोकसभा अध्यक्ष का वेतन तथा भत्ते। आपका सही जवाब बी भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। क्वेश्चन 144। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। अत सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, बी भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए, सी राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए, डी निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए।
आपका सही जवाब डी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। क्वेश्चन 145, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? अब वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं। बी, भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन। डी, राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते। आपका सही जवाब बी, भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। क्वेश्चन 146, संघ की सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। 2, भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। 3, लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अ, केवल 1 और बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 2, डी, 1, 2 और 3। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर कमेंट करके दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।